नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में एक रात और बितानी पड़ेगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का केस लड़ा है और आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए जोरदार दलीलें दी। एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध किया, लेकिन जमानत की बहस लंबी खिंची और आर्यन खान की जमानत के लिए एक और तारीख पड़ गई। अब कल दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। एनसीबी की गिरफ्त में आए और जेल में गए आर्यन का 24वां दिन। पिता शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत के लिए जद्दोजहद और आर्यन के लिए मां गौरी खान का तड़पता हुआ दिल। आर्यन खान के नसीब में जेल ऐसी आई कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा लगने लगा। 19 दिन से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान सलाखों के पीछे उदासी का चादर ओढ़े बैठे हैं। आर्यन का एक एक दिन आंसुओं के साथ बीता है। आंखें पत्था गई सलाखों को देखते देखते। आर्यन की तकदीर कानूनी फैसले पर लटक गई, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी है। पहले दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को भी फिर से आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. उधर मन्नत में शाहरुख खान और गौरी खान का दिल घबराता रहा, ये सोच सोचकर कि पता नहीं उनका लाडला आर्यन खान जेल में कैसे रहता होगा, कैसे खाता होगा, कितना रोता होगा। शाहरुख खान ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए यकीनन पैसा पानी की तरह बहाया और बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को जमानत दिलवाने के लिए तीन वकीलों को लगाया। जैसे ही आर्यन की जमानत पर सुनवाई का टाइम आया, बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों की तगड़ी टीम थी, तो एनसीबी ने भी इन वकीलों की काट निकालने के लिए तमाम कोशिशें की। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका 57वें नंबर में लिस्टेड थी। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू होती है और दलीलों और जिरह के साथ एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों की सबसे जोरदार भिड़ंत होती है। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू की। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर थे। आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट्स नहीं थे। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गाबा इवेंट मैनेजर थे। आर्यन और अरबाज को तो बुलाया गया था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018 से 19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। मुकुल रोहतगी के पहले एनसीबी के वकील ने दलील दी। एनसीबी के वकील ने कहा, शाहरुख खान के मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। जमानत न देने का ये मजबूत आधार है। हम आपको बता दें कि किसी भी कीमत पर कार्डेलिया क्रूज केस में आर्यन खान को जेल से निकालने के लिए शाहरुख खान ने मुंबई के मशहूर वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई के साथ मुकुल रोहतगी को भी लगा दिया और उन्होंने आर्यन के वकीलों की टीम की अगुवाई की। हम आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और उनके बाद के वेणुगोपाल देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर का पद संभाल रहे हैं। 66 साल के रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। एजीआई के पद पर वो बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर 2017 तक रहे। मुकुल रोहतगी अदालत में जिन बड़े और चर्चित मुकदमों की पैरवी कर चुके हैं, उनमें 2002 का गुजरात दंगा केस भी शामिल है और वो गुजरात सरकार की ओर से दलीलें रख चुके हैं। सीबीआई के स्पेशल जज BH लोया की मौत से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में भी उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया था। इस केस में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए बतौर फीस दी थी। यकीनन मुकुल रोहतगी का नाम ही काफी है और आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए जब मुकुल रोहतगी खड़े हुए तो दमदार दलीलों के साथ, एनसीबी के आरोपों की काट के साथ और हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी की मौजूदगी ने ये जाहिर कर दिया कि वो जितने मशहूर और दिग्गज वकील हैं, उनकी दलीलों में भी उतना ही दम दिखा। लेकिन हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर एक दिन की सुनवाई पूरी हुई और अब बुधवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो सुनवाई फिर होगी, लेकिन बताएं आपको कि आज कौन कौन सी दलीलें सबसे बड़ी साबित हुई। तो एक तरफ तो बार बार एनसीबी के जो वकील हैं वो उस ड्रग्स चैट को सामने रख रहे हैं। आरोप यह है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में ड्रग्स को लेकर चैट हुई है। व्हाट्सएप चैट पर सीधे तौर पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट पुराना है, उसको लगातार काटते रहे आर्यन खान के वकील। आइए आपको दिखाते हैं ये जो कथित व्हाट्सएप चैट है ड्रग्स पर, ये आज तक के हाथ में भी है और हमें जानकारी है कि किस तरह की बातों को सामने एनसीबी रख रही है कोर्ट में अहम सबूत के तौर पर। आर्यन और अनन्या पांडे की ड्रग्स चैट का बड़ा खुलासा। आर्यन खान ने अनन्या पांडे से कौन सा ड्रग्स मांगा? आर्यन खान ने किसको दिखाया एनसीबी का डर? क्या ड्रग्स चैट से आर्यन को लंबा फंसाने की तैयारी है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाने का इंतजाम पूरा किया। जी हां, एनसीबी ने आर्यन खान के मोबाइल फोन से उन ड्रग्स चैट को खंगाल लिया जिसमें अनन्या पांडे से ड्रग्स मांग रहे थे और दोस्तों से कोकीन के बारे में पूछ रहे थे। इतना ही नहीं, आर्यन खान ने इस ड्रग्स चैट में एनसीबी का भी जिक्र किया। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान केस में यह खुलासा बहुत बड़ा है और आर्यन खान के खिलाफ उनकी ये ड्रग चैट ही सबसे बड़ा सबूत है। आज तक के पास आर्यन खान और अनन्या की पूरी ड्रग्स चैट मौजूद है। आज हम आपको दिखाएंगे एनसीबी को मिली इस ड्रग्स चैट में कैसे आर्यन खान अनन्या पांडे से ड्रग्स मांग रहे हैं और अनन्या पांडे भी ड्रग्स पर बात कर रही है। आर्यन खान की पहली ड्रग्स चैट अनन्या पांडे के साथ 2019 की है। इस व्हाट्सएप ड्रग्स चैट में आर्यन ने वीड यानी गांजे के बारे में बातचीत की है। आर्यन खान ने कहा, मैं तुमसे चुपके से ले लूंगा। ठीक है। वीड? ये डिमांड में है। मैं तुमसे ले लूंगा सीक्रेटली। ठीक है। इसी दिन यानी 2019 में ही आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच फिर से व्हाट्सएप चैट होती है। इसमें अनन्या कहती है, मैं अब इस बिजनेस में हूँ। तुम वीड लाई हो अनन्या? मुझे मिल रहा है। ये तो 2019 की चैट है, लेकिन एनसीबी के मुताबिक उन्हें जो लेटेस्ट यानी चैट मिली है वो 18 अप्रैल 2021 की है। इस चैट को एनसीबी सबसे बड़ा खुलासा मान रही है क्योंकि इस चैट में आर्यन खान अपने दोस्तों से कोकीन के बारे में पूछ रहे हैं। कल कोकीन लेते हैं, तुम लोगों के लिए ला रहा हूँ। बाय एनसीबी। पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आज तक के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या का व्हाट्सएप चैट लगा है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उस व्हाट्सएप चैट में बकायदा आर्यन खान अनन्या से ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या उस चैट में कहती है कि मैं जुगाड़ कर रही हूं। इस चैट में बकायदा आर्यन कहते हैं कि सीक्रेट तरीके से वो ड्रग्स मुझे दे दे। इसी चैट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या से लगातार पूछताछ कर रही है। 2 बार अनन्या से पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी का कहना है कि इस चैट से ये लग रहा है कि जो अनन्या है उन्होंने आर्यन को कहीं न कहीं ड्रग्स सप्लाई किया हो। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है, लेकिन इसी चैट के आधार पर अनन्या के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सर्च किया था। उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप सीज किया गया था
उसी का विश्लेषण कर रही है और लगातार 2 बार पूछताछ होती है। आने वाले दिनों में भी पूछताछ होगी। एनसीबी का कहना है फिलहाल इस चैट को देखने पर लगता है कि जो अनन्या है वो स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी आर्यन को। इसके अलावा आज तक के पास वो चैट भी लगा है जिसमें आर्यन खान और उसके दोस्त है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बकायदा आर्यन कहते दिखाई दे रहे हैं कि लेट्स डू कोकीन टुमारो गाइस। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान व्हाट्सएप चैट में एक अचित कुमार से थोक में ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं। आर्यन खान ने अचित कुमार से 80,000 रुपए की ड्रग्स यानी वीट मंगवाई थी। हालांकि आर्यन और अनन्या अब तक इन आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं। सूत्रों की माने तो अनन्या पांडे से 2 दौर की पूछताछ में एनसीबी ने अनन्या को आर्यन खान के साथ हुई चैट दिखाई थी और उनसे सवाल किए। एनसीबी ने पूछा, इस चैट पर आपका क्या कहना है? अनन्या ने जवाब दिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में भी आर्यन ने कहा कि मेरे व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या की गई है। एनसीबी मुझे फंसाने की कोशिश में है। क्रूज पर छापेमारी में मुझसे कुछ भी नहीं मिला। किसी भी अन्य आरोपी से मेरा संबंध नहीं है। सिर्फ अरबाज, मर्चेंट और अचित कुमार को जानता हूँ। एनसीबी जिस ड्रग्स चैट का आर्यन खान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मानकर चल रही है, उसे आर्यन खान और अनन्या पांडे दोनों ही गलत बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि कॉर्डेलिया क्रूज से जिस वक्त आर्यन खान पकड़े गए थे, उनके पास से न तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ और न ही उन्होंने ड्रग्स ले रखा था। साहिल जोशी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। व्हाट्सएप ड्रग्स चैट, क्या ये सबूत बन पाएंगे? नहीं, ये तो एक सवाल है। दोनों तरफ की दलीलें आपने सुनी। एनसीबी अपनी तरफ से रख रहा है, उधर आर्यन के वकील बार बार उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लगातार आर्यन खान अभी जेल में है, एक एक दिन, एक एक रात मुश्किल से कट रही है। देखिए, 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा पड़ता है और आर्यन खान ड्रग्स केस में पकड़े जाते हैं। और तभी से शाहरुख खान आर्यन खान को छुड़ाने के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं। आर्यन खान के वकील एनसीबी से भिड़ रहे हैं। पहले आर्यन खान की जमानत के लिए शाहरुख खान ने मुंबई के जाने माने वकील सतीश मानशिंदे को लगाया और जमानत नहीं मिली तो शाहरुख खान ने एक और सीनियर वकील अमित देसाई को भी आर्यन की रिहाई के लिए लगाया। लेकिन एनडीपीसी कोर्ट में आर्यन के दोनों वकीलों सतीश मानशिंदे और अमित देसाई की दलीलें फेल हो गयी और शाहरुख खान ने एक और नामी गिरामी वकील मुकुल रोहतगी को हायर किया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को आर्यन क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी के दौरान पकड़े गए थे। 3 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेजा गया था। 4 अक्टूबर को उनकी दोबारा पेशी हुई, जिसमें रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई। 7 अक्टूबर को वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। 11 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी टाली गई। 13 और 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में लंबी बहस के बाद फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया और 20 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। हम आपको बता दें कि कॉर्डेलिया क्रूज में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनसीबी ने 8 लोगों को दबोचा था, जिसमें आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा भी शामिल हैं। एनसीबी का दावा है कि आर्यन के दोस्तों से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां बरामद की। यानी आरोप साबित होने पर उन्हें साल भर जेल हो सकती है। आर्यन खान को 7 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो आगे बढ़ा दी गई और अब आर्यन 19 दिन से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। जब इंतजार करते करते आर्यन खान को जमानत नहीं मिली तो 31 अक्टूबर को शाहरुख अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए ऑर्थर रोड जेल पहुंचे, जहां करीब 18 मिनट की मुलाकात के दौरान शाहरुख ने बेटे से खाने पीने के बारे में जानकारी ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख ने आर्यन से पूछा, तुम खाना ठीक से खा रहे हो ना? जवाब में आर्यन ने ना में सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता। इस पर शाहरुख ने जेल अधिकारियों से पूछा, क्या हम आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं? इसके जवाब में जेल के अधिकारियों ने कहा, इसके लिए आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। आर्यन खान जेल में कैसे रहते हैं, उनकी बैरक से लौटे कैदी ने आर्यन की कहानी सुनाई। बाल बिल काटते हैं ना, वो सबको काटते हैं, वो प्रोसेसर है, सबको काटते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, सबको काटते हैं। अगर खाने पीने की बात हो तो जेल का खाना खाने की आदत और ये काफी कम उम्र में काफी बड़ी बात है, तो खाना पीना उनका कैसे होता था? क्या जेल का खाना पीना तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था उनको तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था, नहीं चाहिए तो दूसरा को दे देता।
बाकी वो दूसरा कुछ कैंटीन से कुछ ले खा लेता था, बिस्किट खाते थे। मतलब जब से उनकी गिरफ्तारी हुई तब से वो बिस्किट खा के अपना बिस्किट ही मिलता है उधर, दूसरा कुछ नहीं। और कोई ऑप्शन था उनके पास कि कुछ और खा सकते थे, कुछ और खाया हो उन्होंने? और काजने के लिए कुछ नहीं है, काजने मनी ऑर्डर आएगा तो मनी ऑर्डर से कुछ मंगा सकते हैं कैंटीन से, बस। आप उनकी बारात में थे तो आपको पता होगा मनी ऑर्डर आया था उनके लिए कुछ? उन्होंने मनी ऑर्डर जब आया तो मैं नहीं था, मैं नहीं था। मनी ऑर्डर आया तो बाद में हम नहीं था जब मनी ऑर्डर आया। जब तो दूसरा लोग देते थे ऐसा बिस्किट, बाजी में कोई दे देते थे। तो आर्यन रोते भी थे वहाँ पर? तो रोते तो थे, कोई भी रोता ही है, पहला दिन आता तो कोई भी रोता है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन खान की पूरी कुंडली खंगाली है, जिसमें उनके एजुकेशन बैकग्राउंड से लेकर आर्यन की मेडिकल हिस्ट्री, विदेश दौरे के दौरान खर्च की डिटेल समेत क्रेडिट कार्ड और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल भी एनसीबी मांग चुकी है। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो आर्यन खान तो जेल में है ही, लेकिन मुश्किलें बाहर किस किस की बढ़ेंगी, ये पूरा केस और इसके 6 किरदार बड़े अहम है। 6 किरदारों के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूम रही है इस जांच की। कौन है वो, क्या है उनकी भूमिका और क्या है उन पर सवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा, आर्यन खान जो वीवी 2 अक्टूबर 2021 यही वो तारीख थी जिस दिन क्रूज पर एनसीबी रेड में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया। रेड की अगुवाई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की थी। रेड के वक्त या फिर रेड के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें नजर आए चेहरों ने पूरे मामले को उलझा दिया। आर्यन केस की कहानी समझने के लिए जरूरी है कुछ किरदारों और उन किरदारों के रोल को समझना, तभी पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। किरदार नंबर 1, समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। किरदार नंबर 2, किरण गोसावी, वसूली के आरोप में घिरा गवाह। गवाह नंबर 3, मनीष भानुशाली, आर्यन केस में भूमिका पर सवाल। किरदार नंबर 4, सैम डिसूजा, 25 करोड़ की डील में नाम आया। किरदार नंबर 5, प्रभाकर सैल, 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया। किरदार नंबर 6, नवाब मलिक, समीर वानखेड़े के रोल पर उंगली उठाई। सबसे बड़ा सवाल इन 3 किरदारों पर है। पहला किरण गोसावी और दूसरा मनीष भानुशाली, तीसरा प्रभाकर सैल। आज इन्हीं 3 किरदारों के इर्द गिर्द आर्यन केस का पूरा केस घूम रहा है। बड़ी बात यह है कि ये तीनों चेहरे रेड के वक्त एनसीबी के साथ मौजूद थे, यानी ये तीनों आर्यन केस का पूरा सच जानते हैं। अहम बात यह है कि आर्यन केस में ये तीनों गवाह भी हैं। आज तक ने क्रूज रेड के वक्त मौजूद मनीष भानुशाली से बात की। सुनिए वानखेड़े पर लगे आरोपों पर मनीष ने क्या कहा। वो एक अफसर है और उनके जो दायरे में आता है, उनके जो इसमें आता है, वो कार्यवाही वो कर रहे हैं। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं इसमें मेरा खुद की प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि एक ईमानदार और बाहुस अफसर हैं और उसे हमें अभी पूरे इंडिया को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये ड्रग के नशा मुक्त महाराष्ट्र के मुहिम में लगे हुए हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। षड्यंत्र का हिस्सा होने से मनीष ने इनकार किया। अब बात इन चेहरों की। ये चेहरा है प्रभाकर सैल का, वही प्रभाकर सैल जिसका दावा है कि किरण गोसावी का निजी बॉडीगार्ड है और रेड के वक्त वो भी मौजूद थे। सैल का आरोप है कि आर्यन केस में शाहरुख खान से वसूली की कोशिश हुई थी। इशारा समीर वानखेड़े और किरण गोसावी की तरफ है। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। प्रभाकर सैल के दावों ने पूरे केस को 360 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि वो आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह भी है। यहाँ आपको ये याद दिला दे कि प्रभाकर सैल के खुलासे के बाद एनसीबी ने गवाह के होस्ट स्ट्राइक होने की बात कही है। सच जानने के लिए आज तक ने किरण गोसावी से बात की। सुनिए बातचीत के दौरान किरण गोसावी ने क्या कहा। आप प्रभाकर को जानते हैं? जी, मेरे पास काम करता था वो बंदा पहले। उन्हीं प्रभाकर ने हलफनामा देकर कहा है कि इसमें दरअसल पैसों की बातचीत हो रही थी, छोड़ने के लिए कई लाख रुपयों की बात भी थी और आपने पैसे भी लिए हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभाकर ये इल्जाम आप पर क्यों लगा रहे हैं?
सर मुझे पता नहीं है, क्योंकि लगभग 10 या 11 तारीख से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और उसने मेरे से मतलब इनडायरेक्टली बोला था कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं फिर पंचनामे पे जो साइन किया है उसके बारे में मैं कुछ बोल दूंगा। मैं बोला जो बोलना है वो बोलो। 3 किरदारों से बात आपने सुन ली, लेकिन इस पूरे केस में एक और किरदार भी है जो मनीष भानुशाली और किरण गोसावी से जुड़ा हुआ है। नाम है सैम डिसूजा। शिवसेना सांसद संजय राउत की माने तो ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में जिस सैम डिसूजा का नाम सामने आया है वो मुंबई और देश के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाड़ी हैं और वसूली गैंग का अहम किरदार भी है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो देशभक्ति के आड़ में इस प्रकार से घिनौने काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सट्रॉशन करते हैं, विदेश भेजते हैं और अपने आप को साफ और देशभक्ति के नारे लगाकर या और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, ये तो सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाले हैं। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। और उन्होंने जो आर्यन खान और 19 लोगों पर जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई कानून के मुताबिक सही कार्रवाई है। समीर वानखेड़े ने रेड वहां मारकर जिनके पास ड्रग में मिला है, ऐसे लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है। 19 लोगों को अरेस्ट किया है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे समाज के आदमी को माननीय नवाब मलिक जी जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। अब बात आर्यन खान केस में उस अहम किरदार पर जिसको लेकर लगातार बवाल मच रहा है। जी हां, जांच अधिकारी समीर वानखेड़े, जोनल डायरेक्टर एनसीबी के, जिनको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आज तो विजिलेंस इंक्वायरी उन पर शुरू हो गई है। विजिलेंस इंक्वायरी की अगुवाई करेंगे डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह और 5 सदस्यीय टीम कल पहुंचने वाली है एनसीबी की दिल्ली से मुंबई। दिल्ली आए हुए थे समीर वानखेड़े आज, लेकिन ये 5 सदस्यीय टीम अब मिलकर जांच करेगी कि जो आरोप समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, आप समझेंगे कि आज समीर वानखेड़े एक, बखेड़े अनेक, हम क्यों कह रहे हैं। क्या है नवाब मलिक वर्सेस वानखेड़े फैमिली की जंग? जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीजों की भी जांच हो। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी की जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी। बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। क्या दामाद पर केस का बदला ले रहे हैं नवाब मलिक? समीर वानखेड़े पर चिट्ठी बम का पूरा सच क्या है? क्या मंत्री की बेटी बनी पर्सनल झगड़े की वजह? हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। विवाद में परिवार इधर भी है, परिवार उधर भी है। फोन टैपिंग से लेकर वसूली तक 10 बड़े आरोप। एक वानखेड़े, कितने बखेड़े? पिछले 24 घंटे से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मीडिया के कैमरों पर बोलने से बच रहे हैं। बीते करीब 24 घंटे वो देश की राजधानी दिल्ली में है। लेकिन मुंबई में नवाब मलिक और वानखेड़े फैमिली के बीच खुल्लम खुल्ला जंग जारी है। आरोप प्रत्यारोप में
कोई किसी से पीछे नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री हैं, दूसरी तरफ एनसीबी के बड़े अफसर हैं। एक सरकार का हिस्सा है, दूसरा सरकार में अपनी सेवाएं देता है, लेकिन आज वही मंत्री वही अफसर आपस में भिड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नया और बड़ा आरोप लगाया। मंत्री के आरोप पर अफसर की पत्नी ने मोर्चा संभाला। हम आपको दोनों पक्ष की बात सुनवाते हैं। आखिर मंत्री के आरोप में कितना दम है, वानखेड़े फैमिली की तरफ से दी गई सफाई में कितनी सच्चाई है। ने कहा ये बातें गलत है, ये आप रिकॉर्ड पे मत लाइए। नवाब मलिक के नाम का भूत किसके सर पे बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है? किसी भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, वी कांट। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अब नए आरोप जड़े हैं। दावा है कि एनसीबी के गुमनाम अफसर ने एक चिट्ठी के जरिए वानखेड़े के काले कारनामों की पूरी लिस्ट उन्हें सौंपी है। आखिर चिट्ठी में क्या लिखा है, कितने सबूत हैं, कितने आरोप हैं, आपको एक एक आरोप और उन आरोपों पर वानखेड़े फैमिली का जवाब सुनवाते हैं। दो चीजें लिखी गई, उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था, उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। देखिए, हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीजों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। ऐसा कोई एक ऑपरेशन चल रहा है कि उस आदमी को बाय हुक और बाय क्रुक उस कुर्सी से उन लोगों को हटाना ही है ताकि वो अपना काम पूरा नहीं कर सके, क्योंकि पता नहीं शायद कुछ बड़े बड़े नाम बाहर निकले, पता नहीं किसके क्या रिलेशंस बाहर निकले। अभी तो जब टैबिंग का मामला निकलेगा तो किसका किसका टैब हुआ है मामला सामने आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैपिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे, सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। अभी पे कायम रहें, सारी चीजें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई।
आपने सुना नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने जवाब दिए। अब आपको सुनाते हैं किस तरह से आमने सामने हुए प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद है, और समीर वानखेड़े की बहन। देखिए, ऐसा है, यास्मीन जी के लिए तो हम कुछ भी नहीं है। वो एक महत्वपूर्ण महिला हैं, एडवोकेट हैं, विमेन्स एक्टिविस्ट हैं, उनको अपने सारे लॉज, नियम, कानून सब पता है, तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगी। हम लोग वी आर नोबडी इन दिस सिस्टम, बट आई एम समबडी, आई एम एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट, एंड एज एन इंडियन सिटीजन मैं मानती हूँ कि हमारा एनसीबी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, हमारा सरकार हो, हमारा विपक्ष हो, सारे चुने हुए नेता हो, वो एमपी हो, एमएलए हो या एमएलसी हो या वो कॉर्पोरेटर लेवल पे हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। कोई भी लॉ के अबाव नहीं है, पहली बात। रही बात मंत्री जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्यों कर रहे हैं, अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो आप उनका जवाब, आपके पास सारे माध्यम, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास सारे क्योंकि ज्ञानों की आप देवी हैं, आपके पास सारे माध्यम ओपन हैं, आप उनका इस्तेमाल करूंगी वो माध्यम के। रही बात यास्मीन जी, वही बात तीसरी, मैं तीसरी बात कहना चाहूंगी, रही बात क्या क्या सबूत पेश हुए हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पे हमें पता चला कि गोसावी जी वहां पे थे, बाकायदा रेड से पहले भी थे, रेड के बाद भी थे, और प्राइम विटनेस वही कोरॉबरेट कर रहा है जो इंफॉर्मेशन सामने आई है। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये जो 26 लोगों की बात आई है, वो खुद नवाब मलिक जी ने एक लेटर लिखा है कि एनसीबी को इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। यहाँ पे आकर टेलीविजन चैनल पे ना मैं कुछ हूँ, ना मैं तो कोई छोटी-मोटी हस्ती हूँ, आप इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आप समझ सकती होंगी कि क्या क्या दायरे हैं। रही बात ट्विटर, सोशल मीडिया की, सो मैम आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, सोशल मीडिया पे मुझे भी बहुत थ्रेटन हुआ था, बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस आए थे। I took the Mumbai police route and Mumbai police ensured कि जो पर्सन गुजरात में बैठकर मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में घिनौनी बात कर रहा था ना, वो अरेस्ट हुआ था और बाकायदा कार्रवाई हुई थी। ये भी ऑप्शन आपके पास है, मैं बस यहीं पे सीमित करूंगी कि आने वाले समय में 3 दिन पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल किया है। मैडम, मैंने 3 दिन पहले कंप्लेंट फाइल किया है ओशिवारा पुलिस स्टेशन पे। प्लीज इस माध्यम से मेरी मदद हो सकती है कि वो आगे बढ़ सकता है। मैंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स लगाए हैं, मैंने 506 लगाया है, और ट्रेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन लगाए हैं। आपके माध्यम से काश आप मेरी मदद कर सको। मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले एक कंप्लेंट फाइल की है आप सबके रिपोर्ट के लिए। क्या वहां मेरी मदद हो सकती है? आप बहुत बड़ी इंसान है, शायद आपका गुजरात से इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, आपको पुलिस ने मदद की। आप मेरे लिए भी कॉल लगा दीजिए। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में सबूत है, मैंने वहां पर फाइल की है कंप्लेंट। आप मेरी मदद कीजिए। आई वुड बी ऑब्लाइज्ड। ना हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सवाल आए हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, के पास आए हैं, उनको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, राइट, आप जहां पर गोस्वामी की बात कर रही हैं, आप जहां पर उनकी बात कर रही हैं, तो उनके पुख्ता सबूत होंगे उनके पास। वो अगर उनका, मैंने भी कहीं पर इंटरव्यू देखा था कि वो सरेंडर करने वाले। आप लॉ सिस्टम को पूछिए, आप क्वेश्चन कीजिए। वी आर वेटिंग फॉर दिस सब जुडाइस, हम सब वेट कर रहे हैं। आप भी नॉर्मल सिटीजन है, मैं भी एक कॉमन इंसान हूं, मैं मीडिया इंसान नहीं हूं, मैं कभी आई नहीं हूं। आप, मेरा भाई पिछले सालों से काम कर रहा है। मैं आपको पता चला कि उसकी एक बहन है जो लॉयर है। मैं कभी मीडिया में आई हूं। आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं एक कॉमन नागरिक हूं, और मैं एक कॉमन औरत हूं जिसके घर पे क्वेश्चन किया जा रहा है। मैंने कभी ये बोला नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं बताना है कि मैं फील हूं। मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले रिपोर्ट किया था, उसका मुझे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी सहायता कर सकती है एक औरत की तरह, देन आप कर लीजिए मेरी सहायता। आप तो अभी आपने बोला कि मुझे मुंबई पुलिस की हेल्प आई थी, मैं गुजरात से, मुझे गालियां मिल रही थी, ट्रोलिंग हो रही थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ वुमन। आप मेरी भाभी की भी तकलीफ जान सकती है, उनके ऊपर तो एसिड अटैक, खून को तुझे लटका देना चाहिए, वो सब आ रहे हैं। मैं मेरा, चलिए ठीक है, मैं तो लॉयर हूं, मैं तो लड़ने के लिए बनी हूं, लेकिन मेरे डैडी है उन 75 ईयर्स ओल्ड के, तो उनके ऊपर मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, मेरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और उसके ऊपर से अभी तक कोई एक्शन मेरे तरफ से आया नहीं है। मैंने एनसीडब्ल्यू में भी कंप्लेंट मेरी दर्ज करवाई है, वहां से आई होप कि मुझे एक दिन में मेल आ जाए।
आइए अब आपको स्पेशल रिपोर्ट में जरा सुनाते हैं। चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष को घेर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक प्रियंका गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, सब रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।